हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजेएस प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली सल्तनत की आज जो हमारी क्लास होने वाली, हमारी जो दिल्ली सल्तनत की क्लास होने वाली चल रही है, उसमें हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश को। इससे पहले हमने गुलाम वंश को समझ ही लिया है। गुलाम वंश के बाद जो आता है हमारा खिलजी वंश, और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो समझते हैं क्या है हमारी खिलजी वंश, कैसा है और क्या इसका प्रभाव पड़ा हमारे भारत पर। ठीक है, तो ये मैंने एक फ़ोटो लगाई है। ये बड़े अच्छे कलाकार हैं हमारे रणवीर सिंह, ये बने थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। इसी इन शख्स की वजह से, इन शख्स की नहीं मतलब अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही ये जो खिलजी वंश है ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अब ये फेमस होने का भी इसके 2-3 कारण है। मेन कारण तो इसका ये है कि इस खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी आता है अपनी कुछ नीतियाँ लेकर आता है जो तात्कालिक भारतीय समाज पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कई तरह के प्रभाव डालती है। उस प्रभाव को कुछ नए नए प्रभाव होते हैं जो आज से पहले या उन मुस्लिम शासकों या हिंदू शासकों ने शायद ही पहले लॉन्च किए हों, इन्होंने आके लॉन्च किए, तो उसकी वजह से बहुत बड़े चेंजेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। खिलजी वंश में जो मुख्य हमें 2 शासकों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन, क्या लिखा जा रहा है, खैर छोड़ो, जलालुद्दीन आप नाम से पहचान लीजिए, अभी आगे तो लिखा ही है हमने। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और साथ में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो आगे समझते हैं क्या क्या कहानियां हैं। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, समय इसका 1290 से 1296, मात्र 4 साल इसने राज किया, और ये 70 वर्ष की आयु में, ठीक है, क्या बनता है, राजा बनता है। ठीक है, 70 वर्ष की आयु में राजा बनता है। ठीक है, शुरुआत कैसे होती है, बलवन के समय में इसकी शुरुआत होती है, यानी कि ये बलवन जो गुलाम वंश का शासक था, बलवन के समय क्या होता है, ये सेना में भर्ती होता है। ठीक है, सेना में भर्ती होता है। ठीक है, कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद इसने जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, ये सेना में भर्ती हुआ, ये हुआ था आपके पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में जो टुकड़ी बनी हुई थी उधर ये भर्ती हुआ था। तो उधर से क्या होते, मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो मंगोल आक्रमण में भी इसने क्या किया था, भाग लिया था, तो इसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। उसके बाद जो एक इसका वंशज आता है कैकुबाद, कैकुबाद। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको जलालुद्दीन को शाही अंगरक्षक बनाता है, शाही अंगरक्षक बनाया। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा पद था इसके लिए। ठीक है, अब इस पद को पा करके क्या करता है, ये बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पे आ जाता है। फिर क्या करता है, जब ये देखता है कि जो आपका गुलाम वंश है उसका अंतिम शासक योग्य नहीं है, तो ये उसकी हत्या करके क्या कर देता है, अपने नए वंश खिलजी वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। ठीक है, हमने बताया ये 70 वर्ष की आयु में क्या बनता है, राजा बनता है। ठीक है, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि इसने किसी भी ऐसे शासक को नहीं हराया कि बिन फालतू के, मतलब कि अगर कोई आ रहा है तो उससे लड़ाई कर लिए, नहीं तो मैं जाके लड़ाई नहीं करूंगा, ये इसकी ये वाली थी। ठीक है, दूसरा ये सहिष्णु व्यक्ति था, सहिष्णुता की नीति अपनाई। ठीक है, यानी कि ये पहला शासक था, जो पहला मुस्लिम ऐसा शासक था जिसने हिंदू मुस्लिम को एक गलत नज़र से नहीं आका, मतलब कि उनको समान रूप से आका था। ठीक है, तो ये था। साथ में इसका एक भतीजा होता है, भतीजा और दामाद दोनों ही होता है। ठीक है, कौन होता है वो जालिम, देखते हैं। तो भतीजा व दामाद दोनों एक ही दामाद। ठीक है, दामाद। ठीक है, वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को बना देता है कड़ा मानिकपुर वाले क्षेत्र में सूबेदार बना देता है। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट हो रहा है इसकी कहानी। तो फिर इसमें चलते हैं, ये कैसे कैसे अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। यहाँ तक आ गए, 4 साल इसने शासन किया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आ गया। अब अलाउद्दीन कहाँ का सूबेदार है? सूबेदार है कड़ा मानिकपुर।
कड़ा मानिकपुर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके अवध वाले क्षेत्र में, यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, उस टाइम तो वो अवध के क्षेत्र में आता था। ठीक है, और आज ये इलाहाबाद के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, सूबेदार है वहाँ का। तो चाचा जी क्या कहते हैं इसको कि आप करिए देवगिरी का अभियान। तो क्या करता है ये? देवगिरी का अभियान करता है। देवगिरी का अभियान किया, अभियान किया। ठीक है, लेकिन ये अभी शासक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अभियान किया इसने 1296 ईस्वी को। वहाँ पहुँचा, दक्षिण भारत में है, आप सबको पता है देवगिरी, मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, महाराष्ट्र वाले आसपास के क्षेत्र में। फिर वहाँ जाके ये अभियान करता है। वहाँ पे जो शासक होता है उसको बुरी तरह से हराता है और वहाँ की अपार धन संपदा ये लूटता है। ठीक है, तो और ये अपार धन संपदा लूटी, ये चाचा से छिपकर लूटी है। ठीक है, तो उसने बताया नहीं था कि हाँ मैं इतना ज़्यादा लूट कर आया हूँ, तो बताया नहीं था उसने। तो जलालुद्दीन से छिपकर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन लूटा, अपार धन लूटा व शासक को हराया। ये भी तो इम्पोर्टेंट है, शासक को हराया। ठीक है, अब क्या करता है, जैसे इतना सब धन देखने के बाद और उसे लालच आ जाता है कि अब मुझे क्या बनना है? शासक बनना है। तो शासक बनने के लिए क्या करेगा? चाचा को हटाना पड़ेगा। तो चाचा को क्या करता है, जैसे ही जीत के आया तो चाचा इसको बधाई देने आता है कड़ा मानिकपुर में कि बेटा तुमने बहुत अच्छा करा, शाबाश, लगे रहो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, आता है तो क्या है, चाचा जी एक बार गले तो मिल लो। ठीक है, तो चाचा जी से गले मिलने आता है और चाचा जी के चक्कू पकड़ता है, लगा देता है। ठीक है, तो कड़ा मानिकपुर में गले मिलने के बहाने से जलालुद्दीन की हत्या की। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, हत्या हो जाती है कब? 1996, लगभग अक्टूबर की बात होती है। तो अक्टूबर में ये इसकी मृत्यु कर देता है। ठीक है, अक्टूबर। फिर क्या करवाता है ये? अपना राज्याभिषेक करवाता है अक्टूबर 1996 में ही। ठीक है, कौन कराता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो टाइम पीरियड चलता है सबसे लंबा इसी का चलता है 1296 से 1316 के बीच में। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? राजा कौन बन गया? राजा बन गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। शासक बनने के बाद तो ये कुछ तो उपाधि धारण करेगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन की उपाधि धारण करता है। एक तो ये करता है सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। ठीक है, दिख पा रहा है? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है। इसको साथ में कहा जाता है द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी प्रतिभाएं थी जो इतिहासकारों ने इसे द्वितीय सिकंदर कहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट जब हम बात करते तो इसकी कुछ इच्छाएं थी। इसकी दो प्रमुख इच्छाएं थी। अलाउद्दीन की इच्छा, ठीक है, इच्छा है, उसकी दो इच्छाएं थी। एक तो वो नया धर्म चलाए। ठीक है, नया धर्म चलाए। ठीक है, नया धर्म चलाना लिखे आप, चलाना। ठीक है, नया धर्म चलाना। दूसरी जो इच्छा थी वो थी विश्व विजय करना, विश्व विजय करना। लेकिन अपने काजी साहब की बात मान के, ये काजी साहब थे इनके दिल्ली के। ठीक है, उनकी बात मान कर के क्या करता है, ये अपनी दोनों इच्छाओं को त्याग देता है। ठीक है, इच्छाएं त्याग दी इसने। ठीक है, फिर क्या करता है, ये सैन्य अभियान करता है। मतलब अब क्या करेगा, अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। ये गुजरात को भी जीतेगा, ये राजस्थान को भी जीतेगा, ये दक्षिण भारत में भी जाएगा और सब जगह को जीतता हुआ जाएगा। मुख्य बात यह है कि इसने ज़्यादा अभियान जो किए उसमें ये खुद नहीं गया, अपने साथ के जो सेना नायक थे उनको भेज दिया, या फिर इसका एक प्रमुख
गुलाम होगा मलिक काफूर, उसको भेजेगा। दक्षिण भारत के तो जो सारे अभियान थे वो मलिक काफूर ही जीतेगा। ठीक है, कहाँ से आएगा वो, कैसे आएगा, देखते हैं। ये देख लिया हमने। अब हम समझते हैं सैन्य अभियान। ठीक है, किसके सैन्य अभियान हम कहेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के ही, क्योंकि उसी के नेतृत्व में हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई, ये आ गया। तो खिलजी के अभियान मुख्य जो है वो गुजरात का अभियान है, रणथंभौर का अभियान है, चित्तौड़ का अभियान। ये 3 बहुत ज़्यादा फेमस है। उनमें एक ये मालवा का अभियान भी करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम ध्यान रख सकते हैं आप। फिर दक्षिण भारत के अभियान, ये सारे जो अभियान करेगा ये करेगा आपका मलिक काफूर। ठीक है, इसमें आपके उलू खां और नुसरत खां जाएंगे, इसमें भी उलू खां और नुसरत खां जाएंगे, जिसमें नुसरत खां की मृत्यु हो जाएगी। चित्तौड़ के अभियान में वो खुद जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और ये चित्तौड़ वही है जहाँ पे माँ पद्मनी रहती हैं। ठीक है, साथ में दक्षिण भारत में इसे तेलंगाना से कोहिनूर हीरा मिलेगा, जो मलिक काफूर इसे ला के देगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो हम समझ लेते हैं धीरे धीरे करके। गुजरात अभियान को समझ लेते हैं। जो इसका गुजरात अभियान होता है वो होता है 1298 ईस्वी में, 1298 ईस्वी में। ठीक है, कौन जाता है इसकी तरफ से, नेतृत्व करता है उलोग खां। ठीक है, वह नुसरत खां। ठीक है, ये दोनों इसकी तरफ से गए हैं। वहां का शासक कौन है, गुजरात शासक, गुजरात शासक। ठीक है, तो गुजरात का शासक है आपका राय कर्ण। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि ये दोनों मिलके इस अकेले बंदे को क्या करते हैं, घेर के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हार तो जाता है, लेकिन वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो ये जीत जाते हैं और ये हार जाता है। हारने के बाद क्या करता है, ये भाग जाता है। भाग के कहाँ जाता है, ये देवगिरी जाता है। देवगिरी में कौन है, वहाँ पे रामचंद्र है एक शासक, उससे शरण लेता है। ठीक है, हारा और भागा। ठीक है, भाग के कहाँ पहुँचा, देवगिरी। ठीक है, देवगिरी में कौन शासक है, रामचंद्र। ठीक है, तो रामचंद्र जी एक शासक हैं जो देवगिरी में अपना शासन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी, बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे से, प्यारे प्यार से, होले होले से। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, अब ये गुजरात में तो बढ़ गए। अब गुजरात क्या बहुत समृद्धिशाली एक राज्य है। क्यों है, सबसे पहली बात तो वहाँ पे बंदरगाहों की वजह से जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अरबी घोड़े, यानी कि जो अरब से घोड़े आते हैं वो अधिकतर उसी तट पे आते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद गुजरात का अभियान रहा। ठीक है, तो किस लिए, पहले तो धन लूटा व सोमनाथ का मंदिर लूटा, सोमनाथ का मंदिर लूटा। ठीक है, तो दोनों चीज़ लूट ली, यानी कि वहाँ का राजस्थान, गुजरात का जो धन संपदा था, और सोमनाथ का मंदिर, इसको भी लूटा। साथ में ये इम्पोर्टेंट क्या हो गया, गुजरात का अभियान इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से मुख्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करता है, जो नुसरत खां है, नुसरत खां एक हिजड़ा खरीदता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। ठीक है, तो 1000 दिनार में, 1000 दिनार में नुसरत खां ने एक गुलाम हिजड़ा, ठीक है, मलिक काफूर खरीदा। कौन खरीदा, मलिक काफूर। ठीक है, खरीद लिया। तो 1000 दिनार होने की वजह से मलिक काफूर का जो दूसरा नाम मिलता है वो 1000 दिनारी। ठीक है, ये भी मिलता है। और जाकर गिफ्ट कर दिया
अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी जो महत्ता थी उसको समझा और मलिक काफूर ने अपनी जो विश्वसनीयता थी वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति पेश की और दक्षिण भारत का जितना भी अभियान था वो किसने किया, फिर मलिक काफूर ही आकर उसको जीत करके देगा। ठीक है, बात चलते हैं आगे को। ठीक, अब नेक्स्ट जो अभियान होगा वो अभियान होगा रणथंबोर का अभियान। ठीक है, वहाँ पे भी आपके उलोग खां वर्सेस, अरे नहीं भाई, अभी नुसरत खां कहाँ लिखा है, नुसरत खां। ठीक है, साथ में जो हो गए आपके हमीर देव, ये आपके पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। कौन? हमीर देव। ठीक है, फिर क्या होता है, बहुत लंबे समय तक ये किलेबंदी करते हैं हमीर देव की, लगभग 1 साल तक ये होता है। फिर उसके बाद हमीर देव जी क्या कर देते हैं, हार जाते हैं और नुसरत खां भी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है इसकी। ठीक है, परंतु आपका खिलजी शासक यहाँ पे भी जीत जाते हैं और हमीर देव जी हार जाते हैं। अब हमीर देव की मृत्यु होने के बाद क्या होता है, जो सारे आतताई हैं वो क्या है, वो किले में जाएंगे। तो किले में क्या है, इनकी जो पत्नी है, रानियाँ जितनी भी हैं, तो हमीर देव की पत्नी है रंग देवी। ठीक है, रंग देवी क्या करती हैं, रंग देवी में राजपूत महिलाएं, ठीक है, राजपूत महिलाएं ये जोहर करती है मिलकर, ठीक है, मिलकर जोहर किया। जो हमारे नए साथी जोहर नामक शब्द सुन रहे हैं, तो जोहर का मतलब होता है जब बहुत सारी लेडीज़ यानी कि महिलाएं एक अग्निकुंड में आत्मदाह कर लेती हैं तो उसको जोहर कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार हमें जोहर कहाँ देखने को मिलता है, रणथंबोर में। कौन करता है, माँ रंग देवी करती हैं। ठीक है, और अन्य राजपूत महिलाएं करती हैं। किससे बचने के लिए, इन आतताई से बचने के लिए। कहाँ के शासक की पत्नी थी ये रणथंबोर के शासक की पत्नी थी। ठीक है, तो पहली बार जोहर का जिक्र मिला। ठीक है, और इसका जिक्र आपके जो अमीर खुसरो हैं वो भी करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, अमीर खुसरो ने भी इसका क्या किया, जिक्र किया, क्योंकि इस अभियान में अमीर खुसरो भी उनके साथ गए थे। तो अमीर खुसरो पहली बार इसको देखते हैं और इसका वर्णन कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, क्या हुआ। अब आता है चित्तौड़ का अभियान। अब चित्तौड़ का अभियान, इसके स्टार्ट होने की 2 कहानियां हैं। पहली कहानी हम सब ने सुन रखी है, जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं उनके द्वारा जो रचना है पद्मावत। उसमें क्या होता है, उसमें ये बताया गया है जो खिलजी है वो माँ पद्मिनी की जो सुंदरता है उससे आकर्षित होकर अभियान करता है, चित्तौड़ का अभियान। ठीक है, अब कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं सिर्फ इतना काफ़ी तो नहीं था कि इतना बड़ा शासक एक जो महिला है उसके रूप से आकर्षित होकर वहाँ चला जाए। वो साथ में एक ये भी था कि जब गुजरात का अभियान हो रहा था, एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है 11-12 मिडाइवल हिस्ट्री की, उसमें आप पढ़ेंगे या और भी कहीं भी हो सकता है, आप देख लेंगे, तो वहाँ पे रेफरेंस देते हैं कि जब गुजरात का अभियान हो रहा था तो राणा रत्न सिंह जो यहाँ के शासक थे, उन्होंने जो खिलजी की सेना थी अपने राज्य से गुजरने नहीं दिया था उन्हें, कि आप, मुझे पता है कि आप कैसे लोग हैं, यहाँ से गुजरेंगे वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाके कत्लेआम मचाने वाले तो आप हैं ही। तो वो मना कर देते हैं कि आप मेरे राज्य से नहीं गुजरेंगे। चूँकि वो लड़ाई करने के इनसे अभी मूड में थे नहीं, वो गुजरात के लिए कूच कर चुके थे, वहाँ की रणनीति उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या, तुम्हें तो मैं आके देखूंगा। ठीक है, तो वापस आए, वापस आने के बाद चित्तौड़ का अभियान किया। ठीक है, तो चित्तौड़ का अभियान होता है, जाता कौन है इसमें, स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रत्न सिंह
आप तो इन्हें सभी जान गए हैं, रत्न सिंह। ठीक है, राणा रत्न सिंह की यहाँ पे हार जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीत जाते हैं। ठीक है, साथ में हमें दो ऐसे महान लड़ाकू योद्धा भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, महान योद्धा जिनका जिक्र हम करें तो बाहुबली फिल्म में जो कटप्पा होता है ना, सेम वैसा ही है। कौन? आपके गोरा और बादल। ठीक है, गोरा व बादल का हमें यहाँ पे जिक्र मिलता है। ठीक है, कहानीकार इसको थोड़ा मतलब कि जो इतिहासकार हैं वो इनको थोड़ा सा कम मानते हैं, लेकिन कहानियों में गोरा बादल का जिक्र हमें यहीं पे मिलता है। ठीक है, तो गोरा ये चाचा हैं किसके? बादल के, और बादल इनका भतीजा है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अब ये हार जाते हैं राणा रत्न सिंह, गोरा बादल की हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो इनका अभियान होगा वो होगा, वैसे तो ये मेन अभियान यही थे, अब ये दक्षिण भारत में जाएंगे। दक्षिण भारत के जितने भी अभियान करेगा वो करेगा आपका मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर दक्षिण भारत के सारे अभियान। अब अलाउद्दीन खिलजी ऐसा मुस्लिम शासक था, पहला मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत में भी क्या करने जाता है? विजय करने जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण भारत को जीता। ठीक है, इससे पहले किसी मुस्लिम शासक ने दक्षिण भारत में अटैक नहीं किया था, बाद में कर लेंगे, लेकिन पहला तो यही था। ठीक है, दक्षिण भारत में मलिक काफूर जाता है। मलिक काफूर पहले करता है देवगिरी का अभियान। ठीक है, देवगिरी का अभियान रामचंद्र जी बैठे हैं वहाँ पे, 1307 में होता है ये। रामचंद्र इसके क्षेत्र में ही कौन गए थे? आपके जो राय कर्ण थे भाग करके वहाँ गए थे, तो उनसे बदला लेने के लिए कि तुमने इसको शरण दी ही क्यों भाई। ठीक है, हमें तो पसंद नहीं है बात, तो देवगिरी का अभियान करते हैं और रामचंद्र जी को हरा देता है कौन? आपका मलिक काफूर। ठीक है, दूसरे जाता है फिर वो वारंगल के काकतीय जो तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, वहाँ का जो शासक है प्रताप रुद्रदेव है, ये भी हार जाता है, और हारने के बाद क्या करता है? ये मलिक काफूर को दे देता है आपका कोहिनूर हीरा। ये कलर दिख पा रहा है? कोहिनूर हीरा। ठीक है, कोहिनूर हीरा कहाँ से आया था? आपका गोलकोंडा के खान से। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने किसको दिया? मलिक काफूर को। मलिक काफूर ला करके खिलजी को दे देगा। बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट जो है वो होता है, ये 1309 में होता है। 1310 में ये दक्षिण भारत में द्वार समुद्र के होयसेल। ठीक है, शासक है इसका वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, ये भी हार जाते हैं, जीत जाता है मलिक काफूर। पांड्या, ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। ठीक है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। अब ये शासक तो ठीक ठाक पोस्ट पे थे, बहुत अच्छा वीर योद्धा भी थे। तो पांड्या 1311। फिर क्या होता है कि जो वीर पांड्या है उनका एक भैया है सुंदर पांड्या। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? कलेश है आपस में। ठीक है, कलेश होने की वजह से जो सुंदर पांड्या है, सुंदर पांड्या आकर क्या करते हैं? वो मलिक काफूर को आमंत्रित करते हैं कि आइए और इस वीर पांड्या को आप दंड दीजिए और वहाँ पे उस क्षेत्र को क्या करिए? मुझे सौंप दीजिए। तो वो जाता है, उनका फ़ायदा उठाता है, वीर पांड्या को हरा देता है, और वीर पांड्या क्या कर देता है? मृत्यु हो जाती है उसकी। मलिक काफूर तमिलनाडु वाले क्षेत्र को ठीक ठाक तरीके से जीतता है, वहाँ पे जो मंदिर है उनको ठीक ठाक तरीके से लूटता है और तोड़ता भी है। ठीक है, तो ये रीत तो खैर चली आ रही है कि जो हमारे देश के ही कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने लूटने में मदद करी। ठीक है, तो खैर छोड़ो, क्या ही कहना उनके बारे में। तो वीर पांड्या भी हार जाते हैं, इनका भाई बुलाता है सुंदर पांड्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कौन कौन से बेहतर से कार्य किए। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कृषि क्षेत्र में।
कृषि कार्य। अब कृषि कार्य करने का मतलब ये नहीं कि इन्हें किसानी करी हो, खेती करी हो, नहीं, किसानों के लिए कुछ किया। सबसे पहली बात तो ये है, इसने जागीर व्यवस्था को समाप्त किया, जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर दी। ठीक है, पहली चीज, यानी कि जो छोटे छोटे पट्टे पे जमीन दिया करते थे उसको समाप्त कर दिया। ठीक, भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि की पैमाइश करवाई। ठीक है, भूमि की पैमाइश मतलब कि ये देखा गया कि कहाँ की फसल ज़्यादा अच्छी होती है, कहाँ पे फसलें कम होती है, तो उसी हिसाब से टैक्स भी रखवाया। तो जो अच्छी फसलें वाली थी, ठीक, अच्छी फसलों की जगह थी, तो उस भूमि पर जो टैक्स रखा, यानी कि कृषि कर हो गया आपका 50%। कृषि कर कितना रखा? 50% भूमि का। ठीक है, फिर इसने भूमि के लिए ये तो कर ही दिया, साथ में नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो सेना के लिए करते हैं। ठीक है, सेना के लिए इसने क्या किया? ठीक है, सैनिकों के लिए क्या किया? सबसे पहले तो स्थायी सेना, स्थायी सेना का निर्माण। अब ये क्या मतलब हुआ कि क्या है? तो पहली बार इसने क्या किया, पहला ऐसा शासक था जिसने, अरे भाई कहाँ हुआ, एक मिनट। ठीक है, तो स्थायी सेना इसने रखवाई। इससे पहले क्या होता था, जो भी शासक आते थे वो सेना तो रखते थे, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता था वो अपने कार्य में लग जाते। जैसे कोई बड़ी है तो अपना उस काम में लग जाता था, कोई किसान है वो उस काम में लग जाता था, सेना मतलब कि युद्ध खत्म होने के बाद। लेकिन अब क्या हुआ, सेना के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कहा कि आप परमानेंट मेरे यहाँ पे काम करेंगे, परमानेंट आपको तनख्वाह मैं दूंगा। ठीक है, स्थायी सेना का निर्माण। तो इसके साथ क्या करेगा वो? स्थायी वेतन भी देगा, स्थायी वेतन। ठीक है, यानी कि जितना वेतन है आपको उतना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि युद्ध के समय पे ही आपको वेतन दिया जाए। ठीक है, स्थायी वेतन भी हो गया, स्थायी सेना हो गई। इसके बाद क्या होता है, जो घोड़े होते हैं, मतलब कि घुड़सवार भी ये रखता है, घुड़सवारी की जो सेना है, घोड़ों वाली सेना, उसको भी रखता है। तो घोड़ों को दागने, घोड़ों को दागने व हुलिया, सैनिकों की हुलिया, हुलिया प्रणाली, हुलिया प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है इसको समझिए। घोड़ों को दागने का मतलब ये है कि जो अच्छे अच्छे घोड़े होते हैं, जो सेना के राजा की तरफ से सैनिकों को दिए जाते थे, वो क्या करते थे, उन घोड़ों को काम में लगवा देते थे। अच्छे घोड़े थे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ठीक है, बदले में वो जो बेकार घोड़े गधे होते थे वो अपनी सेना में रख लेते। ठीक है, या उनको बेच देते तो उनको मुनाफा होता था। तो अब क्या है, घोड़े को दाग दिया, दाग लगा दिया उसको, मतलब कि कुछ भी इस तरह से कर दिया, ठप्पा वगैरह लगा दिया, तो ऐसा पता चलता था कि हाँ ये वही घोड़ा है जो इसको मिला था। साथ में सैनिकों को हुलिया, यानी कि आज का जो जैसे हम परिचय पत्र होता है ना हमारा, तो वो बनवाने की इसने व्यवस्था स्टार्ट करी। ठीक है, तो बात समझ में आई। नेक्स्ट बाजार व्यवस्था समझते हैं अब। बाजार व्यवस्था, सेना में स्थायी सेना रख दी उसने। ठीक है, अब बाजार में क्या किया, बाजार में स्थायी मापतोल करवाया। ठीक है, मापतोल की व्यवस्था स्थायी हुई, मापतोल की व्यवस्था स्थायी। स्थायी से मतलब ये है कि अगर कोई ऊपर नीचे कम ज़्यादा तोलता था तो उसको बहुत कड़ी सजा मिलती थी। ठीक है, तो इसकी देखरेख करने के लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, यानी कि बाजार व्यवस्था नियंत्रित करने हेतु अधिकारी
ठीक है। तो उस अधिकारी का नाम है सदर ए रियासत, सदर ए रियासत, ठीक है। यानी कि इसने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम था, जिस पद का नाम था सदर ए रियासत, ठीक है। माप तोल की व्यवस्था स्थायी होगी, यानी कि कोई कम ज़्यादा तोलेगा तो उसको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब क्या होता था, जो कीमतें थी, कीमतों को भी स्थायी कर दिया, ठीक है। कीमतें स्थायी हुई, कीमतें इधर लगेगी, ठीक है। कीमतें स्थायी, ठीक है। अब कीमतें स्थायी ऐसे मतलब मान लेते हैं कि कभी किसी साल बारिश नहीं पड़ी, वस्तुएं जो अकाल का समय हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे कि कीमतें बढ़ जाती थी, तो जो आम लोग थे उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत होती थी। अब इसने सेना को भी क्या कर दिया, स्थायी जो वेतन है वो देना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा होता है ना कि वेतन तो तुम्हारे पास लिमिटेड आ रहा है, लेकिन खाने की चीज़ों में तुम्हारी बढ़ोतरी हो गई है, तो फिर क्या, सेना तो बगावत पे उतर ही आएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसने क्या किया, कीमतों पर भी स्थायी कर दिया, कीमतें स्थायी कर दी, ठीक है। तो बाजार की कीमतें स्थायी, आप लिख सकते हैं बाजार की कीमतें स्थायी, बाजार की कीमतें, कीमतें तो लिखा ही है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी जो सामान होता था उसकी कीमतें क्या कर दी, स्थायी कर दी, ठीक है। तो इसने बहुत सी चीज़ें ऐसी करवाई, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसने एक दो चीज़ स्थापत्य के लिए भी किया, एक वो भी समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका स्थापत्य। स्थापत्य के रूप में इसने क्या किया, एक सीरी फोर्ट है वो बनवाया था, ठीक है। ये फेमस इसलिए क्योंकि इसने जब अभियान करता था ये, तो दिल्ली में इस फोर्ट पे अपना जो सारा कारोबार था वहीं पे शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो एक तरह से इसको राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कोट किया। सीरी फोर्ट ये आपका दिल्ली में ही है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझते रहें। स्थापत्य में भी एक मेन थी वो मैंने आपको लिखवाई दी, ठीक है। तो खिलजी वंश अब जो है वो समाप्ति की ओर है। इसका जो अंतिम शासक है वो शाह खिलजी है, ठीक है। शाह खिलजी आपका अंतिम शासक है, ठीक है। अब चूंकि जो अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद उसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाती है, और उसके बाद आपके जो बीच बीच में अयोग्य शासक आते हैं ये आपका लगभग 1320 ईस्वी में आता है, और इसकी जो हत्या कर देगा वो गयासुद्दीन तुगलक कर देगा और तुगलक वंश की स्थापना हो जाएगी। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो तुगलक वंश पर आएगी। ये वाले वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे के गई होगी, आपने अगर ध्यान से समझा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। अगर कोई चीज़ फिर भी छूट रही है, आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो रही है कि हाँ चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप मुझे वहाँ पे लिख के बता सकते हैं। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको पर्टिकुलर बता करके कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ये थी, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से आपने समझाई होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।